any problem till question number 15, they can raise. I will repeat that question if anyone is having that. So I hope my screen is visible to everyone and I'm audible to everyone. Is it so? Please reply in the chat box. Today we will start with question number 16. Today we will start with question number 16. This is September 2020 paper. I have to discuss as early as possible all the 100 questions. Okay. चलिए आगे चलते हैं हम. तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फटाफट से हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले देख लेते हैं. It is saying that traditionally membrane have been classified based on the minimum size of the containment. कि membranes को जो classify किया जाता है process में, that is on the basis of certain particles, right? Certain size of the particles they exclude, मतलब जिनको पास नहीं करने देती वो, मतलब एक कट ऑफ होती है सर्टन कि उससे बड़े पार्टिकल्स उसमें से पास नहीं कर पाएंगे. That is excluded from the passing through the particular membrane. Arrange the following in the correct sequence of decreasing pore size. Point to be noted, they are asking about decreasing pore size. मतलब सबसे बड़ा जो pore size होगा, the maxima will be taking the first lane. The maxima will take the first lane. अब देखिए मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मुझे इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि दो चीजें मेरे को यूनिट से कोरिलेट हो रही है. अगर मैं सब्जेक्ट नॉलेज नहीं भी रखता हूं बहुत अच्छी, तो भी स्टिल वी विल ट्राई टू आंसर बोथ द वे. तो दो चीजें मुझे ये कोरिलेट हो रही हैं कि वन इज माइक्रो फिल्ट्रेशन एंड अदर वन इज नैनो फिल्ट्रेशन, राइट? तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, माइक्रोमीटर वुड बी अ बिगर यूनिट इफ यू टॉक अबाउट, एंड नैनोमीटर विल बी अ स्मॉलर यूनिट, राइट? और ये बात कर रहा है कि डिक्रीजिंग पोर साइज में आपको इसको अरेंज करना है. तो ये कॉमन सेंस का मैं आपको फंडा बता रहा हूं पहले, बाकी तो सब्जेक्ट वाइज तो आपको ये सारी चीजें पढ़ाई गई है, मैं भी समझाऊंगा भी. बट दोज हु डोंट हैव टू मच ऑफ ग्रिप ऑन सब्जेक्ट, द कॉमन सेंस से आप कैसे इसको आंसर कर सकते थे, राइट? तो कॉमन सेंस से इसको आंसर हम इस तरह से कर सकते थे, इफ यू टॉक अबाउट कि हो ना कहीं देयर वुड बी अ प्रोसेस की माइक्रो जो फिल्ट्रेशन है वो तो नैनो से पहले ही आएगा, क्योंकि माइक्रोमीटर जो है बड़ा यूनिट है. तो मतलब C शुड बी बिफोर D. तो ऐसा मुझे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई देता है जहां पे C पहले आ रहा है और D बाद में आ रहा है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, C should be before D. तो only one option is there where C is before D, that is third. ठीक है? तो ऑर्डर वाइज अगर मैं इसको अरेंज करूंगा तो C which is microfiltration more than, right? Sorry, C should be more than B, right? C should be more than B. ठीक है? तो यहां पे देख सकते हैं आप दो ऑप्शन है 2 and 3, तो आपको अदर पे भी जाना पड़ेगा, लेकिन C क्योंकि इसमें क्या है, सबसे आपका माइक्रोफिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? तो नैनो से तो बड़ा ही होगा, मतलब मेरे पास एक हिंट तो आ गया कि C B से पहले होना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर 1 को मैं टिक आउट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे C B से पहले नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो C को मैं आउट कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, दो ऑप्शन बचे मेरे पास रेस में, दो क्या इनफैक्ट तीनों बच गए, 2 3 and 4. अब मुझे देखना है A और D में मेरी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है? रिवर्स ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी इसमें सब्जेक्ट नॉलेज पे. ये तो पार्ट था जो मैंने वैसे गेस किया, ठीक है? तो ये सबको पता है एसपीएम क्या होती है, मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है? तो a membrane is a thin layer with semi-permeable material that separates substance when a driving force is applied across the membrane. Membrane processes are increasingly used for removal of bacteria, microorganism, particulate matter, natural organic material which can impact color, taste, odor of the water, and react with disinfectant to form infection disinfectant byproduct, जिसको DBP आप बोलते हो. तो द मेम्ब्रेन प्रोसेस काफी सारे हो सकते हैं, माइक्रो फिल्ट्रेशन हो सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस. ये हम मेजरली 4 कैटेगरी लेके चल रहे हैं. तो अब अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड देयर एप्लीकेशंस वी हैव गिवन. तो अगर माइक्रो फिल्ट्रेशन की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, जो कि एक ऑप्शन है हमारे पास, राइट? तो माइक्रो फिल्ट्रेशन की अगर मैं बात करता हूं, जस्ट अ मिनट, इफ आई टॉक अबाउट माइक्रो फिल्ट्रेशन, तो माइक्रोफिल्ट्रेशन में आप क्या देखेंगे, द मटेरियल ऑफ द फिल्टर सरफेसेस माइक्रोफिल्ट्रेशन में बी डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन एरिया मेड फ्रॉम प्लास्टिक, टेक्सटाइल फाइबर, स्टेनलेस स्टील,
सबसे मेन चीज क्या है, द फिल्टर पोर साइज ऑफ दिस टेक्निक इज मोर देन 0.1 माइक्रोन, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट, कि 0.1 माइक्रोन से ये ज्यादा वालों को नहीं निकलने देगा, ठीक है। और माइक्रो फिल्ट्रेशन जनरली ऑयल वाटर इमल्शंस को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि पोर साइज जो है 1 माइक्रोन के आसपास हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है, वी हैड अनदर टेबल वेयर द मोर डिटेल्स हैव बीन गिवन, लाइक यहाँ पे अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के केस में आप साइज देख पाएंगे कि साइज क्या दिया हुआ है। इन द केस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द फिल्टर पोर साइज ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये आपको याद रखने हैं, 0.1 टू 0.01, ठीक है। तो इसका मतलब इससे तो माइक्रो ही बड़ा होगा, ठीक है, तो माइक्रो ही इससे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो मतलब कि डी से पहले सी होना चाहिए आपका, तो वो एक ही ऑप्शन में है बॉस, विच इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये दिख गया मुझे पार्टिकल साइज से कि जो मेरा डी से पहले सी होना चाहिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से पहले माइक्रो होना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में द पोर साइज इज दिस मच, विच इज हैज टू बी एम्फसाइज्ड। अल्ट्रा में ये पोर साइज है 0.1 टू 0.01 माइक्रोमीटर, और माइक्रो नैनो का आपको साइज पता ही है। इसके अलावा देयर इज अ डिटेल टेबल गिवन डाउन अक्रॉस दिस where you will find that these particle, this table, this is very important, this is very important. So you can see here that ये साइज सारा आपका माइक्रोन में दिया हुआ है, माइक्रोन स्केल या माइक्रोमीटर, यहाँ पे लिख लीजिएगा माइक्रोमीटर में है ये साइज स्केल। और जो पार्टिकल हमारे टारगेट पे है वो पार्टिकल कौन कौन से हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, एक तो रिवर्स ऑस्मोसिस वाले हैं, नैनो फिल्ट्रेशन वाले हैं, राइट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाले हैं, राइट, और माइक्रो फिल्ट्रेशन वाले हैं। तो अब आप इसमें देख सकते हैं इनके ऊपर जो जो साइजेस मेंशन है आपके, जो जो साइजेस मेंशन है आपके, अगर मैं माइक्रो फिल्ट्रेशन को देखूं तो कहाँ है, ये 10 माइक्रोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो माइक्रो वाला कहाँ पहुंच गया, 10 माइक्रोन के आसपास, ठीक है, 10 से थोड़ा सा कम, मतलब 0.1 और 10 के बाद, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है जी जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, आप देख सकते हैं उसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ आ रहा है, तो वो 0.1 टू 1 की रेंज में आ रहा है, अल्ट्रा 0.1 टू 1 की रेंज में आ रहा है। तो सबसे पहले आपका माइक्रो आएगा, देन इट विल बी अल्ट्रा, राइट। उसके बाद कौन आ जा रहा है आपका, उसके बाद आप थोड़ा साइड में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे नैनो फिल्ट्रेशन दिख रहा है। नैनो कहाँ आ जा रहा है, नैनो आपका 0.01 टू 0.1 के पास। और उसके भी बाद जाएंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस सबसे लास्ट में है, आरओ, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स को भी रिमूव कर लेता है 1/1000 माइक्रोमीटर तक। तो 1/1000 का मीनिंग क्या हुआ, 0.001, विच इज हेयर। तो रिवर्स ऑस्मोसिस आपका यहाँ है, तो इसका साइज जो आरओ का साइज है रिवर्स ऑस्मोसिस का, सो इट विल बी 0.01 टू 0.001। ये सबको क्लियर है क्वेश्चन की नहीं क्लियर है, बस ये साइज का ही इसमें फंडा था, एंड एज पर द साइज यू हैव टू सेपरेट, दैट्स व्हाई वी हैव सेपरेट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी, अगर अब मैं करेक्ट ऑप्शंस पे जाऊंगा तो मुझे साइज रेंजेस सारी पता चल चुकी है। नाउ आई कैन चूज इजीली, now I can choose easily because I have worked out the size ranges। तो यहां से आप देख सकते हैं, अगर मैं सबसे बड़े साइज के पास जाऊंगा, if I will go to the bigger sizes, तो सबसे पहले जो आएगा आपका, सबसे पहले आपका आएगा माइक्रो फिल्ट्रेशन, ठीक है। माइक्रो फिल्ट्रेशन सबसे पहले आएगा आपका, राइट। माइक्रो के बाद, माइक्रो फिल्ट्रेशन के बाद हम चलेंगे, उसके बाद क्या आएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, नैनो फिल्ट्रेशन, और फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। क्योंकि ये पर्टिकुलर वर्ड्स है, पर्टिकुलर टाइप्स है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है। इसके लिए मैं, क्योंकि ये फिक्स है, ये साइज जो है ये फिक्स है, इसको मैं नहीं चेंज कर सकता, आप नहीं, ये डिपेंडिंग अपॉन द साइज, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, ठीक है। तो इसको आप, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है इसमें जी, माइक्रो फिल्ट्रेशन, देन कौन है, अल्ट्रा, देन उसके बाद नैनो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको,
MUN, ये ऑर्डर होता है और लास्ट में आता है RO। ये ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ऑर्डर जो ये होता है MUN, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? MUN इज द ऑर्डर, तो माइक्रो सबसे पहले, उसके बाद अल्ट्रा, फिर नैनो और लास्ट में रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, सबसे लास्ट में रिवर्स ऑस्मोसिस आता है। इसको आप ऐसे भी पैक कर सकते हैं जैसे इंफॉर्मेशन पैक करनी होती है। सबसे पहले पानी कहाँ आता है? म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है आपके घर में, ठीक है, दैट इज फॉलोड बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑर्डर भी यही है, इसको मार्क कर सकते हैं आप। आई एम टेलिंग यू अ ट्रिक, M माइक्रोमीटर, ठीक है, फिर U माइक्रोफिल्ट्रेशन, देन U, उसके बाद क्या आ गया? अल्ट्रा, और उसके बाद N म्युनिसिपैलिटी, नैनो, एंड लास्ट में रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बता रहा हूं मैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बता रहा हूं मैं ये, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का ऑर्डर है, क्योंकि पेपर एग्जाम में भी यही पूछा है, सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा। तो यहाँ पे C इज द करेक्ट आंसर, ये मैंने आपको बता दिया। आप बस ये राइम याद रखिएगा, म्युनिसिपैलिटी वाटर गोज थ्रू RO, तो सबसे पहले माइक्रो फिल्ट्रेशन, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर नैनो फिल्ट्रेशन और लास्ट में रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं अगर लिखना चाहे, नंबर 1 माइक्रो फिल्ट्रेशन, नंबर 2 अल्ट्रा, नंबर 3 नैनो फिल्ट्रेशन, नंबर 4 रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको इसको पैक भी करना है इंफॉर्मेशन को ना, ऐसे नहीं कि बस लेके चल दिए। तो यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है। साइज रेंजेस तो आपको पता होनी चाहिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, और सेलेक्टेड सॉल्यूशंस में डिटेल्स देने का यही पर्पस होता है, दैट यू शुड लर्न द एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड देयर, बिकॉज अगर प्लस माइनस कुछ पूछता है तो यू विल बी हैविंग एडवांटेज, बिकॉज across whole of the India only we are discussing these papers in that much of detail, nobody else is doing. I am seeing there are a lot of people, X Academy, Y Academy, Z Academy, who's here, but the depth is not there, that might ruin the day you need it the most, क्योंकि depth आपको चाहिए। अभी अगर आपको किसी अच्छे IASC में जाना है, किसी IIT में जाना है, किसी ISR में जाना है, किसी CSR लैब में जाना है, और whether you have to give an international interview, you need a depth ऑफ कॉन्सेप्ट, क्योंकि ABCD से काम नहीं होगा, लॉजिक चाहिए, ठीक है, लॉजिक चाहिए, ठीक है ना। तो लॉजिक जरूरी है सीखना लाइफ में। हाँ, न्यू ओल्ड का भी क्वेश्चन आता है, बट वैसे बता रहा हूँ आपको कि ये ध्यान रखिए सिर्फ अभी तो फिलहाल साइजेस का, अभी तो हम सीखते रहेंगे जो जो आएगी चीजें, ठीक है। चलिए आगे चल रहे हैं। अभी टेंशन मत लीजिए, जो सारे प्रोटोकॉल को पूरा करेगा उसका JRF श्योर शॉट है हम लोगों के संग, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। जो हमारा प्रोटोकॉल पूरा करेगा उसका JRF अश्योर्ड है। आज तक 11 साल में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, तो अभी भी नहीं होगा, क्योंकि बस उसको उतनी डेप्थ से काम करना है। मैं देखता हूँ ना लोग कैसे शॉर्टकट में काम करते हैं ठीक है, और स्टूडेंट भी वहां फैंसी मोड में कि ये X Academy, Y Academy, I was looking, it's like superficial and ruining people's knowledge, so be aware of such kind of things, there are a lot of people, ठीक है, क्योंकि आपको डेप्थ चाहिए होगी ऑन द गिवन डे इन इंटरव्यूज, विदाउट डेप्थ यू कैन नॉट गेट अ बेटर इंस्टीट्यूट, ठीक है, एग्जाम सब्जेक्ट में डेप्थ चाहिए। अभी अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2000 दिसंबर 19 में भी ये क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर, और दोबारा से ये 2020 सितंबर में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कोर्सेज स्टैटिस्टिक्स के पढ़े हुए, एक मेरा भी कोर्स है, एक तान्या मैडम का है, ठीक है, और काफी डेप्थ में हम लोगों ने इसको डील किया है। ये बेसिकली क्वेश्चन है वेरिएबल्स पे, ठीक है, कि कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं आया हुआ है। तो इसमें देखो क्या बोलता है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन 100 क्वेश्चंस आर गिवन, 100 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, हर क्वेश्चन का 1 मार्क है करेक्ट आंसर का, और 0.2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन इज एन एग्जांपल। अब देखो सबके सब क्या है, 100% तो ठीक करेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं वहां पे फ्रैक्शन में भी वैल्यू आएगी, क्योंकि 0.2 मार्क्स जो है डिडक्ट हो रहा है ईच रॉन्ग के लिए, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो सारे सही कर देंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो वो जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक डाउन होगी। ऐसे में जो वेरिएबल बन जाता है बॉस आपका, वो बन जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल। मैं अभी ये सारे वेरिएबल आपको बता दे रहा हूँ,
हालांकि हमने अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है ना? लोगों को यहाँ पे कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी सारे ये बता दे रहा हूँ। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल, क्योंकि पूरा फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अभी देख लेते हैं हम इसको। तो ये देखिए, ये आपको पता ही है कि हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल है हमारे, ठीक है, टाइप्स ऑफ डाटा, क्वालिटेटिव और कैटेगोरियल वेरिएबल होते हैं। डाटा इज अ स्पेसिफिक मेजरमेंट ऑफ अ वेरिएबल, specific measure of a variable, and the value of the you record in your data sheet. Data is generally divided into two category. एक तो क्या होता है, quantitative data representation amounts, and categorical data represent grouping, जिसमें आप grouping करते हैं। और उसमें देख लीजिए आप आगे भी कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ये वाले वेरिएबल है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है आपकी। ठीक है, उसके बाद इसमें दो हो सकते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इसमें दो हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव में भी जब आप क्वांटिटेट कर रहे होते हैं, क्या क्वांटिटी है, या तो डिस्क्रीट हो सकता है या कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो क्या डिफरेंस है, बस आप ये देखिए इसमें, विच इज मच मोर नेसेसरी, कि कितना डिफरेंस है। तो उसको हम देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव जो वेरिएबल है आपके डिस्क्रीट हो सकते हैं या फिर कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं। अब डिस्क्रीट वेरिएबल्स की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, जिसको हम इंटीगर वेरिएबल भी बोलते हैं, तो काउंट्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स और वैल्यूज, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। देखो एग्जांपल भी वही दिया हुआ है जो आपसे पूछा गया एग्जाम के अंदर। ठीक है, और ये दिसंबर 2020 के सॉल्यूशन में भी हमने डाला, सितंबर 19 के सॉल्यूशन में भी मैंने डाला था डिटेल। सेम क्वेश्चन आया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, जब भी बात होगी नंबर ऑफ डिफरेंट ट्री स्पीशीज इन अ फॉरेस्ट, तो ये हमेशा आपका डिस्क्रीट में आएगा गाइस, ये ध्यान रखिएगा। वही कंटिन्यूअस वेरिएबल की जब आप बात करते हैं, तो जैसे मेजरमेंट ऑफ कंटिन्यूअस और नॉन फाइनाइट वैल्यूज, जैसे डिस्टेंस हुआ, वॉल्यूम हुआ, एज हुआ, ये सारे एग्जांपल है कंटिन्यूअस वेरिएबल के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से डिस्क्रीट, फिर दूसरे जो आपके क्या कहते हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉमिनल वेरिएबल और ऑर्डिनल वेरिएबल। तो नॉमिनल में क्या होता है, ग्रुपिंग विद नो रैंक और ऑर्डर बिटवीन देम, जैसे स्पीशीज का नेम हो गया या कलर ऑफ द बर्ड हो गया। ठीक है, रैंक या ऑर्डर नहीं कर सकते, ग्रुप कर सकते हैं खाली। ऑर्डिनल में क्या होगा, ग्रुप दैट आर रैंक्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, जैसे लाइक रेस में जैसे रेटिंग करते हैं ना स्केल पे, सर्वे में 1 to 10 रेटिंग करिए, 1 to 5 रेटिंग करिए। सो दीज आर द वेरिएबल एंड यू पीपल कैन गो थ्रू द डिटेल्स अबाउट देम, बिकॉज काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अच्छी डाली हुई है, काफी डिटेल में, डेप्थ में, उसी पे लाइट पे फोकस किया गया है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं, जो मार्क्स आपके हैं वो क्लियर कैटेगरीली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डिस्क्रीट वेरिएबल की जब हम बात करते हैं, तो काउंट इंडिविजुअल आइटम्स और वैल्यूज एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास और नंबर ऑफ डिफरेंट like marks obtained by the student in a test, they comes under discrete variable. Hence the correct answer for this question number 17 is discrete variable, and which is choice number 3. So the correct answer here is choice number 3, discrete variable. Is this clear to everyone? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो बता देना, बिकॉज हमें काफी पीसफुल यहाँ पे डिस्कशन करना है आप लोगों के संग, एटलीस्ट ये जो 100 क्वेश्चन है और दिसंबर के जो है, क्योंकि आप लोगों को बाकी तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और ये स्टैटिस्टिक्स के आपके फुल कोर्स जो मेरा और तान्या मैडम का अवेलेबल है, उसमें आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। यू कैन गो थ्रू द फुल कोर्स। आई गेस 20 से ज्यादा घंटे इन्वेस्ट हुए, 20 या 22 घंटे से ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, और इनफैक्ट जो मेरा कोर्स है उसमें पूरा असाइनमेंट भी सॉल्व किया गया है। पीपल विल गो थ्रू दैट, दे विल कम टू नो, पर पढ़ना जरूरी है उसके लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि कुछ भी शॉर्टकट में नहीं किया गया है। पूरे जो फैकल्टी पैनल है, सारे के सारे 15-16 लोग, पूरा डेडिकेशन सब लोगों ने उसमें दिखाया है, एंड इट्स लाइक अ टीम एफर्ट। तो यू पीपल हैव टू जस्ट गो थ्रू थिंग्स वेल। और जो लोग रेगुलरली पढ़ रहे हैं, सिंसियरली पढ़ रहे हैं, दे नो द वैल्यू कि क्या है। ठीक है, क्वालिटी वाइज तो यू पीपल आर गेटिंग द बेस्ट। उसके बाद आप यूज कैसे करते हो, दैट विल बी डिसाइडेड बाय यू पीपल। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ वैसे है नहीं ज्यादा क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ये कहता है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में पूछ रहा है आपसे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन स्टेप्स ऑफ इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ ए मॉडल। ठीक है, अब देखिए ये जो अभिषेक सर का स्पेशल कोर्स है, उन्होंने इसमें पढ़ाया भी था कि जब भी आप कोई इन्वायरमेंटल मॉडल सेटअप करते हैं, तो एक पर्टिकुलर फेज होते हैं या एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फेज होते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जो उसमें चलती है।
ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी जब आप मॉडल सेटअप कर रहे होते हो एंड व्हेन यू आर ट्राइंग आउट अ प्रॉब्लम, तो सबसे पहले उसमें जो स्टेप आता है वो आता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है। तो नंबर 1 पे आपको आइडेंटिफाई करना है पहले प्रॉब्लम। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, कि ये हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे साइंटिफिक मेथड आप पढ़ते थे 11th-12th क्लास में। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम वुड बी द फर्स्ट स्टेप, देन फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस विल बी द सेकंड स्टेप, देन उसको आप सॉल्व करेंगे मॉडल की इक्वेशन को, सोल्यूशन होगा, और फाइनल स्टेप में उस मॉडल का वैलिडेशन होगा। बिकॉज अभिषेक सर इज अ मॉडलर, तो उन्होंने इसी तरीके से पढ़ाया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट क्लास, आई वाज आल्सो सिटिंग देयर। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद आप अपना हाइपोथेसिस या अपना जो व्यू है उसके बारे में फॉर्मुलेट करते हो, एंड देन यू विल ट्राई टू सॉल्व दैट इक्वेशन फॉर द मॉडल, एंड फाइनल स्टेप में आप उसको वैलिडेट करते हो। तो अगर मैं इस मेथड से जाऊंगा तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस जो आपका हो जाएगा कि सबसे पहले कौन आया, सी, देन फॉलोड बाय बी, देन फॉलोड बाय डी, और लास्ट में आपका ए। तो सी बी डी ए इज द करेक्ट ऑर्डर, विच इज ऑप्शन नंबर थर्ड, विच इज ऑप्शन नंबर थर्ड। अरे भैया यही तो बता रहा हूं तुम्हें, डिस्क्रीट वैल्यूज भी उसमें काउंट होती है भाई, डिस्क्रीट वैल्यू भी उसमें काउंट होती है। आप 2019 में देखिएगा, डिस्क्रीट वैल्यू का भी हमने उसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि जो डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, फ्रैक्शन वैल्यूज होती है, जो मार्क्स ऑब्टेन होते हैं, वो आपके डिस्क्रीट वेरिएबल में ही आते हैं। पहले ना आप कोर्स पढ़ लो। ठीक है, जो भी शुभम कुमार आपका है, उसको कोर्स को एक बार देख लो, आपको खुद ही क्लियरिफाई हो जाएगा, इतने डाउट्स उभरेंगे नहीं। डायरेक्ट डिस्कशन में हो सकता है आपको क्लियरिटी रहे, पर वेरिएबल वाली क्लास देख लो वहां पे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको वो समझ में आ जाएगा कि क्यों डिस्क्रीट बोला और क्यों कंटिन्यूअस बोला। ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है ना, चलो आगे आ जाओ। यहाँ पे आपका थर्ड हो गया। इसमें थोड़ी डिटेलिंग हम देख लेते हैं कि जी क्यों ऐसा हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन जो इसकी मॉडल की है, ये काफी सारी चीजें हैं इसमें। तो पहले सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले जो होता है आपका आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम की। ठीक है, तो काफी सारे मॉडल दिए हुए हैं। ये है एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, आइडेंटिफिकेशन या एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 1। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपका फॉर्मुलेट अ मॉडल। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, उसके बाद मॉडल आप बनाएंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आप गैदर करते हैं, डाटा गैदर करते हैं, सिंप्लीफाई एजम्पशन बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे उस मॉडल को। उसके बाद आप उस मॉडल को सॉल्व करेंगे, उस मॉडल का सोल्यूशन करेंगे, जो नंबर 3 स्टेप है। और लास्ट में आप उस मॉडल को वैलिडेट करते हैं। यही बात मैंने आपको समझाई, वेरीफाई या वैलिडेशन ऑफ द मॉडल। ठीक है, 4 नंबर जो है। तो ये पूरा आपका कोई भी मॉडलिंग स्टडी होती है, वेदर इट इज एयर पोल्यूशन और हाइड्रोलॉजिकल मॉडल, everywhere this process goes on, and this is the same protocol, and hence the answer is third here. I hope it is clear to everyone, nobody is having any doubt. Details are with you guys, and these things are फाइनल स्टेप में रिपोर्ट भी करते हैं मॉडल को कि मॉडल कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है, चलिए हम आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, नाउ एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नाउ एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, और इस क्वेश्चन को जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कई लोगों ने मुझसे ये पूछा इन बिटवीन कि सर ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर उल्टा कैसे हो गया। ठीक है, जो पढ़ते थे हम टेक्स्ट में वो उल्टा कैसे हो गया, क्योंकि ये लेटेस्ट आईपीसीसी रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में पूछा गया है गाइस। हाँ, ये प्रॉब्लमैटिक था, बता तो रहा हूं। जो नॉर्मल हमारे टेक्स्ट बोलते थे फॉर से, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोलता है, कहता है जी रिलेटिव कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस टू ग्लोबल वार्मिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कि आपको जो ग्रीन हाउस गैसेस दी हुई है, CO2 दी हुई है, मीथेन दी हुई है, CFC12 दिया हुआ है, एंड नाइट्रस ऑक्साइड दी हुई है। एक बात आपको इसमें नोटिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपको पूरा CFC नहीं दिया है, सिर्फ CFC12 दिया है। दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। वो भी एक चीज आपको दिमाग में रखनी है अपने, कि सिर्फ CFC12 की बात हुई है। तो अगर
मैं लोगों से पूछूं तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो CO2 है मेरा वो तो मैक्सिमम है, तो ये तो सबको श्योर है कि भाई ए जो है वो सबसे आगे आएगा, ठीक है। और नो डाउट उसके बाद फॉलोड बाय मीथेन, बी उसके बाद आएगा, मीथेन उसके बाद आती है सेकेंडरी जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। ये भी सबको पता है मैक्सिमम लोगों को। जो कंफ्यूजन हुआ वो कहाँ कंफ्यूजन हुआ, जो जनरल ट्रेंड था उसमें CFC वर अहेड ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। लेकिन जो IPCC की लेटेस्ट रिपोर्ट में मेंशन है उसमें डी जो है सी से आगे आ गया, ठीक है। जो कंफ्यूजन लोगों को था वो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में था केवल। तो अगर आप पुराने डाटा के हिसाब से जाओगे जहां पे आपको CFC मेंशन होगा, CFC 12 नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने ये बात नोटिस नहीं करी कि इसमें सिर्फ CFC 12 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें सिर्फ CFC 12 लिखा हुआ है। आप अगर CFC लिखते हैं और आप अगर CFC 12 लिखते हैं बहुत फर्क है। हियर यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कंपाउंड, ठीक है। सिंगल कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं आप, एंटायर क्लास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। और यहाँ पे आप पूरी क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी उसमें सब आ गए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कैटेगरीज है आपकी पूरी बात कर रहे हैं उसमें सारे CFC आएंगे। और यहाँ पे सिर्फ CFC 12 लिखा हुआ है। तो जो लोगों को कंफ्यूजन था मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत सी जगह पे आपको शायद ऐसा ऑप्शन ना मिले। तो पुराने डाटा के हिसाब से जो ऑर्डर है वो यही है कि CO2 मैक्सिमम है, फिर मीथेन है, और फिर CFC है, और लास्ट में N2O है। सब यही लोग पढ़ते हैं विद सपोर्ट द ऑप्शन नंबर 1। बट दैट लेटेस्ट IPCC रिपोर्ट्स रिकमेंड दैट कि यहाँ पे N2O का ज्यादा है देन CFC 12 के कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करिए कि CFC 12 दिया हुआ है। बहुत से लोगों ने इस बात को नोटिस ही नहीं किया कि यहाँ पे CFC नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे CFC 12 लिखा हुआ है। आप एक कंपाउंड की बात कर रहे हो CF2Cl2 की, ठीक है। तो उस केस में जो ऑर्डर बन जाएगा आपका CO2 वुड बी मोर देन मीथेन, मोर देन N2O, और लास्ट में आ जाएगा CFC 12। इसलिए क्वेश्चन अलग है और इसीलिए लोगों के दिमाग में डिबेट थी, लोगों ने ग्रीवेंसेस सबमिट करा, बट फिर भी NTA ने ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट किया। बिकॉज मेरा मानना ये है यहाँ पे सिर्फ CFC 12 मेंशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो किसी ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पूरे को मेंशन नहीं किया, कैटेगरी को। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको, क्यों जो है आंसर वो जो है 2 हो गया। 2 आंसर होने का कोई लॉजिक है इसमें, वो यही लॉजिक है कि जो सेकंड ऑर्डर है जहां पे आपका क्या कहते हैं N2O जो है ज्यादा है इन कंपैरिजन टू CFC 12 के, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट इसलिए। हाँ, अगर CFC आएगा तो ऑर्डर वही रहेगा। आपने ये बात नोटिस नहीं करी कि सिर्फ यहाँ पे CFC 12 पूछा हुआ है, ठीक है। अगर CFC आता है तो वही रहेगा इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बेसिस पे, ठीक है। अगर CFC आएगा पूरी क्लास में तो वही रहेगा। हम मना नहीं कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर दिया गया, हमने सारा वो पढ़ाया है। आप अगर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की क्लास देखोगे वहां पे आपको मिलेगा किसने किसको रिप्लेस किया। बट मेरा कहने का मतलब है ये ऑप्शन क्यों लिया गया, क्योंकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को टारगेट किया गया, यहाँ पे CFC 12 को टारगेट किया गया इन कंपैरिजन टू N2O के। तो उस केस में N2O का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू CFC 12 के, मैं ये बताना चाह रहा हूं। सिर्फ लड़ाई किस बात की है, लड़ाई इस बात की है कौन बड़ा है। लड़ाई सिर्फ इस क्वेश्चन में इस बात की है बॉस कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, CFC 12 का या N2O का। तो अगर आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो N2O का आपको ज्यादा मिलेगा। यस, अगर सिंगल कंपाउंड लेंगे तो CFC 12 कम हो जाएगा कंट्रीब्यूशन वाइज N2O से। अगर पूरी क्लास लेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तब वो ज्यादा रहेगा। और ये उस IPCC की लेटेस्ट रिपोर्ट में मेंशन है, क्योंकि IPCC इंडिविजुअल कंपाउंड के बेसिस पे भी इवैल्यूएट करती है, ठीक है। आई होप दिस कंफ्यूजन इज क्लियर टू एवरीवन नाउ कि क्यों डी ज्यादा हो गया सी से, ठीक है। यहां पे हमने मेंशन भी की है वो बात, ठीक है। यहां पे हमने मेंशन भी की है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का दिया यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि अब CFC को ज्यादा यूज नहीं करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 53%, ठीक है ना।
200 साल में लास्ट 80% के आसपास हुआ है। उसके बाद मीथेन है जो 15% आपका, ठीक है, 60% के आसपास भी दे देते हैं कुछ लोग CO2 को। अब हेलोजिनेटेड कंपाउंड आप देखो 11% दिए हुए, लेकिन आप ये भी तो देख लो कि भाई इस हेलोजिनेटेड कंपाउंड में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेलोजिनेटेड कंपाउंड तो सारी क्लासेस हैं। यहाँ पे CFC भी है, HCFC भी है, HFC भी है, PC, ये सारे हैं, ठीक है, तब जाके वो 11% बन रहा है, ठीक है, तब जाके वो 11% बन रहा है अगर सारी क्लास लूंगा। लेकिन उन्होंने तो क्या किया, इन्होंने सिर्फ एक सिंगल CFC की बात करी है विच इज CFC12, ठीक है। मैं क्यों एम्फेसिस कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है इसीलिए, ठीक है ना। और अगर मैं देखो इंडिविजुअली बात करूं तो मेरा जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो 11% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। तो 11% ये अकेला कंट्रीब्यूट करता है और 11% सारे के सारे CFC मिलके करते हैं, तो उसमें CFC12 का तो कमी होगा ना, तो CFC12 तो पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि क्यों है ऐसा। यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए देखिए बड़ा अच्छा कंपैरिजन, मतलब डिटेलिंग बहुत ही शानदार तरीके से की गई है। CO2 इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन 53%, बहुत बढ़िया, ठीक है। लॉन्ग टर्म में 80% और 200 ईयर के टाइम स्केल पे। उसके बाद मीथेन ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूशन 15%, वैसे 14% के आसपास होता है। ये तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन आगे दो ब्रॉड कैटेगरी देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा भाई क्यों उसने ऐसा किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कंपाउंड जो मैंने मिला दिए हेलोजिनेटेड, CFC, HCFC, HFC, PFC, सबका 11% के आसपास है। टोटल मिला के 11 है, टोटल 11। तो आप क्या समझते हैं, इसमें CFC12 का तो बहुत ही कम होगा भाई। सिर्फ क्वेश्चन को देखने की दरकार है, वहां पे सिर्फ CFC12 पूछा है, तो CFC12 विल बी हार्डली 2, 3, 4, 5% जो भी है वो रहा होगा। और यहाँ पे अगर आप दूसरी जगह पे देखेंगे तो यहाँ पे N2O का पूछा है जिसका खुद का कंट्रीब्यूशन 5% के आसपास है लॉन्ग टर्म में, 114 साल जो है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिविजुअली जो है वो नहीं जीत पाएगा CFC12 इससे। अगर कहीं सिर्फ आपको, देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर सिर्फ आपको ऑर्डर ऐसे लिखा हुआ मिले, क्योंकि ये कंफ्यूजन का केंद्र है, क्योंकि जो हमने पढ़ाया था वो ठीक पढ़ाया था। सबसे ज्यादा तो CO2 होगी अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, फिर मीथेन आएगी, फिर आएंगे CFC अगर CFC पूछ रहा है, और लास्ट में आएगा N2O। ये ऑर्डर होता है जनरल ऑर्डर जो आपको दिया गया है, ठीक है। अगर आपसे इंडिविजुअल कंपाउंड पूछे तो ये तो सेम ही रहेगा, CO2 देन मीथेन, लेकिन आगे का ट्रेंड बदल जाएगा, क्योंकि इस बार आपसे CFC12 पूछ रहा है या CFC11 पूछ रहा है जो भी, तो वो इंडिविजुअली N2O को सरपास नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। दोनों क्वेश्चन को पूछने में फर्क है। लोग मुझसे बहुत डिबेट कर रहे थे, पर मैंने हमेशा यही बोला कि जब मैं पेपर डिस्कस करूंगा तो मैं आपको रीजन इसका बताऊंगा। अब देख लो, ओजोन का नीचे दिया हुआ है आपको, ठीक है। ओजोन का आपसे नहीं पूछेगा, बताऊं क्यों? क्योंकि वेरिएबल है, हाइड्रोकार्बन के बेसिस पे वेरिएबल है वो, क्योंकि वो दूसरों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये दूसरों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन वो पूछेगा जिसकी एक फिक्स अमाउंट निकल के आती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन फॉर एवर। तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, समझ में आ रही है बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 19 में कोई डाउट किसी को? ठीक है, मैं कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आपके साथ, ऐसे नहीं कि मुझे कोई ABCD बताना है। आई डोंट लाइक दैट वर्क। लॉजिक क्लियर होना चाहिए, मैंने ये ऑप्शन क्यों चूज किया, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों से इंटरव्यूज में या अच्छे एग्जाम्स में लॉजिक पूछता है, व्हाई इट इज सो। ABCD तो मैं आपको कितने दिनों पहले से दे चुका हूं ठीक है, उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहे हैं जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ बिग डील, और काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और मैंने पहले समझाया भी था जब मैं पढ़ा रहा था सितंबर से पहले, तो मैंने ये कराया था लोगों को कि इससे क्वेश्चन आएगा, और एग्जाम में वो आया। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैव नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। ये डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पिक हुआ है आपका गिलबर्ट मास्टर की चैप्टर नंबर 8 ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, और हमारे नोट्स में भी दी हुई है इंफॉर्मेशन कि नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग किसकी किसकी होती है। मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि भाई कौन कौन उसमें पॉजिटिव है और कौन कौन नेगेटिव है।
ठीक है। तब जब मैं ये बात आपको बता रहा था तो मैंने साथ में ये भी बताया था कि जो आपकी स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन होती है, ठीक है, जो आपकी स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन होती है उसकी नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग होती है, ठीक है। और सल्फेटेड एरोजोल क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, सल्फेटेड एरोजोल जो है वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सल्फेटेड एरोजोल जो है वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बात करूं कि मैं लिख ही देता हूं दोबारा से, तो अगर मैं पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, जस्ट मिनट, तो अगर मैं पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग की बात करूंगा तो कौन कौन से कंपाउंड है, जैसे देखिए ब्लैक कार्बन, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ब्लैक कार्बन आ गया उसमें, ठीक है, ब्लैक कार्बन आ गया। और उसमें ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो कि बैड ओजोन है, सेकेंडरी ओजोन है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये पिछली बार क्वेश्चन आया था दिसंबर में, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की भी पॉजिटिव है, ठीक है। फिर जितने भी एरोजोल ऐसे हैं जो आपके एब्जॉर्बिंग है, ठीक है, एब्जॉर्बिंग टाइप ऑफ जो है आपके, उनकी पॉजिटिव रहेगी रेडिएटिव फोर्स, ठीक है, हाँ, बैड ओजोन बोलते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में भैया मैंने बताया था आपको, जैसे सल्फेटेड एरोजोल है जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे माउंट पिनाटाबो में हुआ था। फिर अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट के जो एरोजोल है, अमोनियम क्लोराइड, जो भी आपके रिफ्लेक्टिंग है नेचर में, ऑल रिफ्लेक्टिव, ये क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है एयर के सेक्शन में, ऑल रिफ्लेक्टिव टाइप ऑफ एरोजोल्स, ठीक है, ऑल ऑफ देम विल बी हैविंग नेगेटिव, ठीक है। और साथ में कौन सी ओजोन, जो आपकी ओजोन ऊपर है, स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन। हाँ पूछेंगे, ये तो पूछते ही है भाई गुड बैड का। जो आपकी ऊपर ओजोन है, स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन, ठीक है, जो आपकी ऊपर ओजोन है स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन, विच इज गुड ओजोन, स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन, दैट इज आल्सो हैविंग नेगेटिव रेडिएटिव फोर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो हमारे ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है, बैड ओजोन है, दैट इज पॉजिटिव, वो टेम्परेचर को बढ़ाएगी आपके बाय सर्टेन अमाउंट। तो यहाँ पे मेरा क्लियर कट आंसर क्या बन जाएगा, एक तो मेरी जो आपकी स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन है उसका है नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, और मेरे जो सल्फेटेड एरोजोल है उनका नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग है। तो बी और सी ज्वाइंटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको क्लाइमेट चेंज और एयर वाले सेक्शन में पढ़ाया भी गया है। तो बी और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, विच इज ऑप्शन नंबर 2। बहुत इजी पेपर आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट हम सब कुछ आपको पढ़ा के भेजते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, जो रेगुलर नहीं है, सिंसियर नहीं है, डेली अपना काम नहीं कर रहा, वहां दिक्कत है बहुत ज्यादा, ठीक है, उसको थोड़ा सा आगे दिक्कत आ जाती है। और अगर आपसे यहीं पे नेगेटिव पूछ लेता है इसमें, तो आप बोलते जी, सॉरी, अगर पॉजिटिव पूछ लेता तो आप बोलते ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और N2O का पॉजिटिव है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप पूछेंगे भाई, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, नेगेटिव में ग्लोबल कूलिंग और पॉजिटिव में ग्लोबल वार्मिंग। किसी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें? चलो जी आगे आ जाओ। तो यहाँ पे दिया हुआ रेडिएटिव फोर्सिंग जो आपकी टर्म है उसके बारे में मेंशन है कि कौन सी होती है, ठीक है, काफी अलग तरह की होती है, एडजस्टिव, नेट, ठीक है, सारा मेंशन देखो, ये दिया हुआ है सारा यहाँ पे कि किस किस की पॉजिटिव है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस ग्राफ इटसेल्फ इज अ, ये आपको ग्राफ बड़ा अच्छा लॉजिक देता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये 2.42 वाट पर मीटर स्क्वायर भी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं डिटेलिंग में जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है आपकी, ठीक है, उसमें देखिए आप CO2 का पॉजिटिव है, ऊपर को जा रहा है ना, ये जीरो वाला मार्क है, तो इससे ऊपर जो होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, CO2 पॉजिटिव, मीथेन पॉजिटिव, हेलोकार्बन पॉजिटिव, N2O पॉजिटिव, CO पॉजिटिव, VOC पॉजिटिव। अब ठीक है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, नॉक्स के जो कंपाउंड है वो नेगेटिव में आगे, ध्यान से देखिए नीचे आएंगे, ब्लू वाले नेगेटिव है, ठीक है। फिर अमोनिया का भी पॉजिटिव है। उसके बाद सल्फेट देखिए, सल्फेट नेगेटिव ब्लू, माइनस की तरफ जा रहा है। फिर आपका ब्लैक कार्बन जो है वो पॉजिटिव है जी। फिर ऑर्गेनिक कार्बन जो है नेगेटिव है, मिनरल डस्ट भी नेगेटिव है, एरोजोल क्लाउड भी नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है ना। लैंड यूज जो है, नेट जो है इसका नेगेटिव दिखाया हुआ है, ठीक है।
सोलर इरेडियंस जो है आपकी वो दिखाई हुई है स्लाइटली पॉजिटिव में। तो ये सारे एस्पेक्ट यहाँ पे कवर किए गए हैं इसके अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर। बस जस्ट यू हैव टू रीड आउट द इंफॉर्मेशन। और गिलबर्ट में भी एक बड़ा अच्छा टेबल बना हुआ है, वहां से भी आप थोड़ा सा इसको हेल्प ले सकते हैं, चैप्टर नंबर 8 में ग्लोबल क्लाइमेट। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, ऑर्गेनिक कार्बन फॉरेस्ट नहीं होता उसका मतलब, ठीक है। इट्स अ वेराइटी ऑफ कार्बन, जैसे एलिमेंटल कार्बन होता है ना, ऐसी ऑर्गेनिक कार्बन होता है। हाँ, सोर्स उसका ऑर्गेनिक रहेगा, ठीक है। ये आपको क्या कहते हैं, एरोजोल मेजरमेंट प्रिंसिपल टेक्निक, पॉल बहरन एंड कुलकर्णी की बुक है, वहां पे डिटेल्स मिल जाएंगी सारी, बट जरूरत नहीं है, इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये सबको? कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्लियर, चलो जी आगे आ जाओ। क्योंकि डेप्थ को आपको समझना है, जो डिस्कशन में लिखा हुआ है उस इंफॉर्मेशन को जब आप पढ़ें तो यू हैव टू इन्फर समथिंग आउट ऑफ इट। ऐसा नहीं कि बस वो सर के ऊपर से जा रही है, इसीलिए मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, कोई इस पे जल्दी नहीं है हमें, ठीक है। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपके पास है, यू कैन रीड वेल, बट क्वेश्चन को लॉजिक से पिक करना सब स्टूडेंट को नहीं आता, तो लॉजिक से पिक करना सीखना है लाइफ में, ठीक है। हाँ, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। ये कितनी बार रिपीट हुआ है मुझे भी नहीं पता, ये कितनी बार रिपीट हुआ है मुझे भी नहीं पता। और ये डायरेक्ट आपकी कॉपी से क्वेश्चन है, नोट से। द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ मरकरी इन वाटर इज, मैंने आपको कम से कम लाखों बार ये बताया है, मिथाइल मरकरी कैटायन, ठीक है। दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनामाटा डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इन सब में मोस्ट टॉक्सिक ये है मिथाइल मरकरी कैटायन। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? डिटेलिंग इसकी मैंने यहाँ पे भी प्रोवाइड की है आपको, and we have discussed it in too much of detail in our notes also, and दिसंबर 2019 में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, वहां भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशंस को बड़े अच्छे से ट्रीट करना है आपको। दीज आर लाइक वेल्थ, रियल वेल्थ, जो कम्युनिटी में नहीं आपको जनरली अवेल होगा, तो आपको उसको रिसोर्स को अच्छे से यूज करना है। दिस विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स, राइट। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए डिटेलिंग इसकी की गई है, टॉक्सिक इफेक्ट क्या है। तो मिथाइल मरकरी कैटायन जो है, ठीक है, टॉक्सिक फॉर्म रहेगा, और मिथाइल मरकरी जो है आपका मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है। सोर्सेज सब कुछ डिस्कस किया गया है यहाँ पे। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है आपका, क्वेश्चन नंबर 22, इकोलॉजी से क्वेश्चन आया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बस आपको इसमें इतना पता होना चाहिए कि जो इकोटोन है उसका एक अल्टरनेट नेम भी होता है, जिसको हम रिपेराइन जोन कहते हैं, ठीक है। ये रंजन मैडम ने भी बताया था आपको, और मैंने भी बताया है, ये जो कोर्स हमारा चला है दोनों का पैरेलली। तो क्वेश्चन में आपसे पूछता है क्या, द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, द ट्रांजिशन जोन इकोटोन बिटवीन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब देखो इसमें बहुत सिंपल लॉजिक है, कोई इसमें लंबा चौड़ा लॉजिक नहीं है। मान लीजिए ये आपकी एक कम्युनिटी है और ये आपकी एक कम्युनिटी है, ठीक है। तो पूछता है जी इसके बीच वाला जो ये जोन है, ठीक है, ये जो जोन है, ये जो जोन है जिसको मैं कर रहा हूँ ट्रांजिशन जोन, या इफ आई वुड ड्रॉ इट लाइक दैट, अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लें, ठीक है, ये जो ट्रांजिशन जोन है बिटवीन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लेट अस सपोज रेड वन इज फ्रेश वाटर एंड ग्रीन वन इज टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो एक फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, तो इसको इकोटोन तो कहेंगे ही, साथ में इसी का नाम होता है राइपेराइन जोन, ठीक है, विच इज अनडाउटेबली ऑप्शन नंबर 1, यू कैन इजीली पिक इट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया आपका राइपेरियन जोन, ये काफी पहले आ चुका है, ठीक है। और ये सारे ऑलमोस्ट जो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, जैसे बेंथिक जोन होता है या एपिलिम्नेटिक होता है, ये सारे आपकी चीजें पता है। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, ये जस्ट दिया हुआ है,
तो ये तो आपको पता ही है, किसी जो सबसे ऊपर वाला होता है वो एपिलिमियन होता है, फिर थर्मोक्लाइन होता है, फिर हाइपोलिमियन होता है, अगर स्ट्रैटिफिकेशन की आप बात करेंगे। एक दूसरी क्लासिफिकेशन आती है वहां पे, रेपेराइन आपको बता दिया है क्या होता है। फिर ये जैसे दिया हुआ है हाइपोरेहिक जोन क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोलॉजी में समझाया हुआ है आपको सारा, हाइपोरेहिक जोन क्या होता है, सेडिमेंट पोरस रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बेंथिक तो आपको पता है, लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल एंड बेंथिक, जो लास्ट वन होता है जहाँ पे बेंथोस रहते हैं उसको बेंथिक जोन कहते हैं। एक क्लासिफिकेशन आपकी जो है वो ये वाली क्लासिफिकेशन भी होती है जब आप पॉन्ड या किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में एंटर करते हैं, मैंने क्लास में पढ़ाई भी थी आपको। और इस तरह से जब आप चलते हैं तो सबसे ऊपर आपका होता है लिटोरल, फिर आपका लिम्नेटिक, फिर आपका प्रोफंडल, और लास्ट में आता है आपका बेंथिक जोन, जहां पे स्लग्स एंड स्नेल रहते हैं, वेरी लेस पेनिट्रेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये आपको इजीली क्लियर होना चाहिए। क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को इसमें? आई गेस इट इज अ इजी क्वेश्चन, एनीवन कैन पिक इट इजीली। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से इकोलॉजी देखनी है। क्लियर है? चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।